बहुत प्रसिद्ध कथा है। और कथा ये है कि एक हाथी खड़ा हुआ है और उसके सामने 6 अंधे आ गए हैं। तो ये कहानी जैन दर्शन में बहुत प्रसिद्ध है, कहीं-कहीं बौद्धों ने भी इसका इस्तेमाल किया है। तो ये कहानी स्याद्वाद समझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है? तो 6 व्यक्ति हैं जो देखने में असमर्थ हैं और वो आए, सामने उनके हाथी आ गया है। हाथी बहुत ही मासूम टाइप का, वरना जो वो कर रहे हैं उसके साथ हाथी तरफ तो कुचल देगा उनको, लेकिन आप मान के चलिए कि हाथी बहुत ही विनम्र किस्म का है, बहुत ही मासूम टाइप का हाथी है, सर्कस वाला हाथी है, उसको प्रैक्टिस ट्रेनिंग अच्छी खासी मिली हुई है, ठीक है? तो उनमें से एक व्यक्ति ने जब ऐसे छू के देखा, उसके हाथ में सूंड लग गई उसकी। तो वो चिल्लाया, अजगर है अजगर, भागो भागो भागो। क्योंकि सूंड का आकार तो अजगर जैसा ही लगता है, तो उसको लगा अजगर है। दूसरा व्यक्ति ये आगे गया, वो दूसरा व्यक्ति पीछे की साइड से गया, उसके आगे पूंछ पड़ गई। उसने कहा अजगर तो नहीं लग रहा भाई, सांप भी नहीं लग रहा है, रस्सी टाइप का लग रहा है, मोटी सी रस्सी है। क्या पता सांप बोला हो, हमें क्या पता, जो किताब में मिलता है मैं आपको वो बता रहा हूँ, सांप भी बोल सकता था। उससे कहा नहीं अजगर नहीं है, रस्सी है, भागो मत। एक तीसरा व्यक्ति जाके टकरा गया उसकी टांग से। हाथी की तो टांग भी ऐसे ऐसे टकरा के आदमी पीछे गिर जाए, इतनी बड़ी टांग है उसकी। बोला अरे बाप रे बाप, फिर छू के देखा ऐसे गोल गोल, बोला खंबा है खंबा, ये तो खंबा है, एक बहुत बड़ा पोल है, पिलर है। फिर चौथा व्यक्ति थोड़ा लंबा था, करीब 6-6.5 फुट का था। उसने हाथ किया तो उसके कान पे हाथ लग गया, सीधा हाथी के कान तक उसका हाथ चला गया और उसने जोर से बोला कि पंखा है। उस जमाने का पंखा ये नहीं होता था, आप सोचिए इस पे कैसे होता था, ऐसे वाला जो हाथ से किया जाता था वो वाला पंखा। उस पे हाथ लगा ना, वैसे से हिल रहा था पंखा, जैसे हाथ लगा पंखा हिला ऐसे से। बोला पंखा है, हवा आ रही है, हवा आ रही है, पंखा है। और एक आदमी सीधे चलते तो उसे पेड़ से टकरा गया, मतलब साइड से, पेट तो नीचे है, पेट की जो साइड है उससे टकरा गया। छुआ, ऐसे छूता रहा बहुत देर तक, खत्म नहीं हो रहा था वो तो। बोला अरे कुछ नहीं है, दीवार है बहुत बड़ी, दीवार के सामने आ गए हैं, कोई रास्ता देखो, दीवार के अंदर से कोई रास्ता होगा, वहां से पार करेंगे। 6-6 पर किताब में मिलती है 5 ही बातें। छठे ने क्या बोला, छठा शायद चुप रह गया उसके बाद। छठा समझ गया कि अब और कुछ बोलने का है नहीं। तो 5 ऐसे मत आए और जैन कह रहे हैं इनमें से कोई भी गलत नहीं कह रहा है, अपने अपने अनुभव के हिसाब से वो सही इंटरप्रिटेशन का प्रयास कर रहे हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे कि सत्य को समझने के लिए केवल एक सापेक्ष सत्य को अंतिम सत्य मान लेना कितना भ्रामक हो सकता है। जैसे ये लोग नहीं समझ पाए कि हाथी सामने है, वैसे हम लोग भी अपने सीमित से ज्ञान को अंतिम ज्ञान मान के दावा ठोकते रहते हैं, जबकि हम सच के आसपास भी नहीं होते हैं। इसलिए इनको क्या करना चाहिए था, बोलना चाहिए था शायद खंबा है, प्रतीत हो रहा है खंबा है, पता नहीं भाई, जब तक बाकी चीजें साबित ना हो जाए, बाकी सब चेक करना होगा, तब पता लगे खंबा है कि नहीं है। प्रतीत हो रहा है कि अजगर है, तब दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई दावा ठोक दे अजगर ही है, खंबा ही है, दीवार ही है, तब समस्या है। यह स्यादवाद समाप्त हुआ, इसका फायदा सोचिए क्या हो सकता है। स्यादवाद के जो लाभ है, नुकसान वही है जो ये बता रहे हैं, इससे निर्णय करना मुश्किल हो जाता है। लाभ ये है कि आप सोच के देखिए कि जो हमारे दुनिया की दिक्कत है, जैसे एक सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, नस्लवाद है, या जितने भी प्रकार के भेदभाव हैं समाज में, और भेदभाव में सबसे खतरनाक भेदभाव है कौन सा, राष्ट्रवाद भी है। देखिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आपको थोड़ा शायद हंसी आए, लेकिन थोड़ा सोचिएगा इस बारे में। आज अगर कोई आपके सामने ये कहे कि मैं पक्का उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश के लिए मैं जान दे सकता हूं, अगर आपके सामने कोई ऐसी बात कहे, ठीक है, या कोई अपने कोई भी राज्य हो उसके बारे में कहे कि मैं गुजराती हूं पक्का, गुजरात के लिए जान दे सकता हूं, तो आप इस बात को बहुत सीरियसली लेंगे नहीं इस बात को। ये भी हो सकता है कि आप समझाएं कि यार इतना छोटा क्यों सोचते हो, है ना, मूर्ख आदमी हो, देश की बात सोचो, क्या गुजरात में रखा हुआ है, थोड़ा बड़ा सोचो, यही कहेंगे ना। लेकिन ये जो कोई आपसे ये कहे कि मैं देश के लिए जान दे सकता हूं, राष्ट्र के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, क्या है, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, ये सुन के अच्छा लगता है। पुलवामा के शहीद हुए, तेरी मिट्टी में मिल जावा, आज टीवी प्रोग्राम का सार ये था, नीचे लिखा हुआ था लगातार, तेरी मिट्टी में मिल जावा। उन 40 लोगों से अगर आप मरने से पहले पूछते कि मिट्टी में मिलने की योजना है, तो मैं ख्याल वो सब कहते कि नहीं, ऐसी योजना नहीं है, अभी जीवन जीने की योजना है। पर हम ऐसे आख्यान गढ़ते हैं जिससे हमें अच्छा लगे। आज से 100, 200, 300, 500 साल बाद राष्ट्रभक्ति की बात करना उतना ही हास्यास्पद होगा जितना हास्यास्पद आज उत्तर प्रदेश की बात करना है। और आज से 1000, 1500 साल पहले जब महाजनपद का जमाना था,
और उसके पहले जनपद का जमाना था, और उसके पहले जन का जमाना था। वैदिक काल में जन से शुरू हुआ गांव, तब लोग गांव के लिए मरते थे। अपने गांव के लिए मर सकता हूँ, जान दे भी सकता हूँ, ले भी सकता हूँ। फिर गांव हो गया जनपद, तो उसके बाद जनपद भक्ति शुरू हुई। मैं गाजियाबाद के लिए जान दे सकता हूँ, और तू बरेली के लिए, ठीक है, तू बरेली वादी, मैं गाजियाबाद वादी हूँ, मैं सुल्तानपुर वादी हूँ, जिले के लिए जान देना। जब जिले बड़े हो गए, महाजनपद हो गए, प्रांत जैसा हो गया, तो लोग प्रांत के लिए जान देने लगे। फिर बहुत सारे प्रांत पटेल जी ने मिला दिए, देश बन गया उसके बाद से। अब लोग देश के लिए जान दे रहे हैं। और आज से 100-500 साल बाद कल्पना कीजिए, जब पूरी दुनिया एक हो जाएगी, जब कुछ और गैलेक्सीज में मानव जीवन या कोई जीवन मिल जाएगा, जब इंटर गैलेक्सिकल इंटरेक्शन हमारे बढ़ जाएंगे, बहुत सारी गैलेक्सीज में जीवन चल रहा है, उन सब जीवन के बीच में आपस में संबंध है, अंतर गैलेक्सिकल संबंध चल रहे हैं। अभी आप आईआर पढ़ते हैं ना, उस समय क्या हो जाएगा, आईजीआर हो जाएगा, इंटर गैलेक्सिकल रिलेशंस हो जाएगा, कि आकाश ये जो है मिल्की वे गैलेक्सी के जियो पॉलिटिक्स ये है, और नॉन मिल्की वे गैलेक्सी की जियो पॉलिटिक्स ये है, और इसके बीच में ये संबंध काम कर रहे हैं। उस जमाने में राष्ट्रभक्ति की बात करना कितना हास्यास्पद होगा, आप समझ सकते हैं। और इसलिए जो भी व्यक्ति इनमें से किसी भी विचार से अंधा हो गया है, अंधा होने का सिंपल मतलब क्या है, कोई ऐसा ब्राह्मण जो मन वचन कर्म से सिद्ध करता हो कि जाति व्यवस्था सही है, भेदभाव सही है, इसका बेसिक मतलब सिर्फ ये है कि वो अपने सापेक्ष फायदों को निरपेक्ष व्यवस्था के रूप में कन्वर्ट करने के मूड में है। इससे ज्यादा से कोई मतलब नहीं है। जन्म के संयोग से हम में से अधिकांश लोग हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, और जो इस वजह से ये साबित करने पर रात दिन तुला रहे कि सबसे अच्छा धर्म वो है जो संयोग से मेरा जन्म के समय से है, ये लगभग वैसी ही मूर्खता है जैसी मूर्खता जाति को लेके है, ये नस्ल को लेके है। अगर व्हाइट्स ये साबित करने लगे कि व्हाइट नस्ल सबसे महान नस्ल है, वैसे ही है। अगर कोई पुरुष ये साबित करना चाहे कि पुरुष होना महिलाओं से बेहतर होना है, या महिला ये साबित करे कि महिलाओं में जो दया है, संवेदनशीलता है, पुरुष तो उसके आसपास कहीं टिकता भी नहीं है, ये सारे के सारे दृष्टिकोण, और सबसे खतरनाक दृष्टिकोण आज के जमाने में राष्ट्रवाद है। सिर्फ इसलिए कि हम भारत में पैदा हुए, इसलिए पाकिस्तान के 15-20 करोड़ व्यक्ति मर जाएं, कट जाएं, अगर ऐसी काम नाम करने लग जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे विचार कितने खोखले हो चुके हैं। और इसलिए जैन दर्शन कहता है कि सिर्फ इतना समझना है कि हमारे सारे विचार सापेक्ष हैं। मैं भारत को लेकर देशभक्त सिर्फ इसलिए हूं कि मेरा जन्म स्थान भारत नाम के देश के अंदर पड़ता है। अगर वो स्थान संयोग से किसी और देश में होता, मैं उस देश के लिए उतनी ही भक्ति की बात कर रहा होता, हम सब कर रहे होते। इतना ही तो मसला है, सापेक्षता है। सापेक्ष को निरपेक्ष बनाना बड़ा खतरनाक है। और जब ये चीजें बहुत गहरी होती हैं, तो इन सब से पैदा होता है जिसको जीनोसाइड कहते हैं। पूरे समुदाय का कत्ल हो जाता है, क्योंकि एक समुदाय मान लेता है कि दूसरा समुदाय बेकार है, खत्म करो इसको। बड़े बड़े युद्ध होते हैं क्योंकि हम दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने को तैयार नहीं होते हैं। हमें युद्ध के समय केवल अपना पर्सपेक्टिव ही समझ में आ रहा होता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को देखने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती है। ये जो लाभ लिखा है ना, ये लाभ, ये सब लाभ नहीं है, लाभ इन सबसे मुक्ति है, ठीक है। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये सब खराब खराब चीजें लिखे और कह रहे कि लाभ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाती है जैसे ही हम एक ऐसी दुनिया में आते हैं जो दुनिया थोड़ा सा स्यादवाद के रास्ते पर चलती है। अच्छा, ये बताएं कि लोकतंत्र के सफल होने के लिए चुनाव आयोग, चंदा, ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण है, या जनता में लोकतंत्र की वैचारिकी महत्वपूर्ण है? क्योंकि लोकतंत्र पहले सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था बनेगा, उसके बाद पॉलिटिकल बनेगा तो अच्छा बनेगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि स्यादवाद के बाद व्यक्ति की मानसिकता लोकतांत्रिक होने लगती है? तो लोकतांत्रिक मानसिकता इससे बनती है, आप इसका भी एक फायदा बताएं। और लोकतांत्रिक मानसिकता जब भी होगी किसी समाज में, उस समाज का भला ही होगा, उसका बुरा नहीं हो सकता है, ये फायदा है। कोई आपसे पूछे इसका नुकसान क्या है, तो नुकसान आप कह सकते हैं कि हाँ, नुकसान ये है कि इससे निर्णय की प्रक्रिया थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, धीमे निर्णय हो जाते हैं, और निर्णयों में मजबूती नहीं आती, कमजोर निर्णय हो जाते हैं। हमेशा लगता है कि मेरा निर्णय गलत ना हो, सीमित ना हो जाए। इस वजह से लोग निर्णय ले नहीं पाते, और लेते हैं तो भी घबराते हैं कि हमारा निर्णय कहीं सीमित ना हो जाए, ये मामला। अगर कोई आपसे स्यादवाद में पूछेगा, 200 शब्द लिख पाएंगे आराम से? जो लेख आपको दिए नोट्स में, आप समझ रहे हैं कौन सा लेख है कौन सा क्या है? जहां लिखा हो महावीर उनसे क्या सीखे और क्या नहीं, वो लेख है, ठीक है। तो उसमें ये सब बातें बहुत आसान भाषा में लिखी हैं, आप वहां से अपने काम की पॉइंट्स निकाल लीजिए और लिख दीजिएगा। तो स्यादवाद पर एक प्रश्न आया था शायद मध्य प्रदेश में आरएएस में, उसका उत्तर आपके सामने हो गया। अब जैन दर्शन की मेटाफिजिक्स में एक शब्द आता है अनेकांतवाद।
जिस पर प्रश्न अभी तक नहीं आया है, लेकिन कब आ जाएगा भरोसा नहीं है। अनेकांतवाद ये क्या चीज है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझाते हैं। आपको ये ध्यान है ना कि अनेकांतवाद का संबंध कौन सी मीमांसा से है, और तत्व मीमांसा का मूल मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, ईश्वर आत्मा जगत नहीं, मूल मतलब क्या होता है इसका? इसका मूल मतलब होता है कि वास्तविक सत्ता किसकी है, किसकी नहीं है, और यदि है तो कैसी सत्ता है। तत्व मीमांसा का मतलब है सत्ता, यानी कि एग्जिस्टेंस के संबंध में जो विचार होगा कि अंततः कौन एग्जिस्ट करता है, किस रूप में एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स, या ऑन्टोलॉजी एक शब्द चलता है, वो भी इसका लगभग पर्यायवाची शब्द है। ठीक, मेटाफिजिक्स में देखिए, बाकी सब तो अलग चीज है, भगवान है, आत्मा है, नहीं है, वो सब तो अलग चीज है। सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि जो सत्ता है, कितनी सत्ताएं हैं, संख्या कितनी है सत्ताओं की, कितनी चीजें एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में, अंततः सवाल यहां पर ये है। देखिए, इसका उत्तर दुनिया भर में तीन तरह के उत्तर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक ही सत्ता एग्जिस्ट करती है, इस विचार को बोलते हैं एकवाद, और एकवाद के लिए अंग्रेजी में शब्द है मोनिज्म। एकवाद, मोनिज्म। कुछ कहते हैं कि नहीं भाई, सत्ताएं दो हैं, तो जो कहते हैं दो, उनका विचार कहलाता है द्वैतवाद, और उनको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यूअलिज्म। ठीक, और कुछ कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सत्ताएं ना एक है ना दो हैं, बहुत सारी हैं, इसको बोलते हैं अनेकवाद, या एक शब्द कहीं कहीं आएगा बहुलवाद, और इसके लिए अंग्रेजी में शब्द होता है प्लूरलिज्म। एकवाद, द्वैतवाद, अनेकवाद, मोनिज्म, ड्यूअलिज्म, प्लूरलिज्म। ऐसे बात समझ में आ गई? अभी हमने केवल संख्या की बात की है, अभी नेचर की बात नहीं की है कि अगर एक है तो कैसी सत्ता है, वो प्रश्न बात का है। अभी सिर्फ एक प्रश्न है कि सत्ताएं कितनी है दुनिया में, उसके उत्तर तीन हमारे पास है। ऐसे अलग अलग आंसर्स क्यों आते हैं, इसकी वजह थोड़ा समझिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि देखो, बहुत सारी सत्ताएं हैं, मेज की भी सत्ता है, इस मेज की भी सत्ता है, लेक्चर स्टैंड भी है, कुर्सी भी है, इतनी सारी सत्ताएं हैं। आप कहेंगे नहीं ऐसे मत करो भाई। आप कहेंगे देखो, ये जो मेज है ना, और ये जो लेक्चर स्टैंड है, ये एक ही बात है। क्यों एक ही बात है? दोनों लकड़ी से बने हैं, तो लकड़ी की सत्ता मान लो ना। बात तो सही है यार। फिर हम कहेंगे दोनों लकड़ी से बने हैं, तो लकड़ी पेड़ से आई है, तो पेड़ की सत्ता मान लो। इन सब की क्यों मानते हो? फिर आप कहेंगे पेड़ तो पृथ्वी में से निकला है, तो पृथ्वी की मान लो ना, अलग से पेड़ क्यों मानते हो? ये बात भी सही है। और जब आप ऐसे करेंगे तो आप पाएंगे दुनिया में जितनी वस्तुएं दिखती हैं, घुमा फिरा के आप उन सब वस्तुओं को कुछ भौतिक तत्वों में समेट देंगे। जैसे मनुष्य ही है, उसको जला के राख कर दिया, राख बन गया। थोड़ा उसकी स्मेल थी, वो चली गई आसमान में। गंध कहाँ जाएगी? आसमान में चली जाएगी। राख नदी में बहा दी, मिट्टी बन गई, यही तो सब होगा। और इसलिए भारतीय परंपरा कहती है कुल मिला के सब चीजें पंच महाभूत हैं बस। महाभूत जैसे आप हैं वैसे वाले नहीं। महाभूत का एक मतलब होता है महाचंट, उस सेंस से तो आप लोग हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये महाभूत दार्शनिक विचार है। इसका मतलब ये संपूर्ण भौतिक जगत जिन पांच मूलभूत भौतिक वस्तुओं से मिलकर बना है, उनको बोलते हैं पंच महाभूत। ठीक, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति क्या होता है? आत्मा, आकाश, क्षिति। अच्छा, क्षिति आकाश हो गया। अच्छा, दूसरा बताओ, जल क्या होता है? तो पता है, जल गया कोई आदमी, पानी है ना। जल भी क्या शब्द है, क्रिया में है तो जल गया, वो जल गया, उसके ऊपर जल छिड़को, क्या बात है। पावक अग्नि, गगन क्या है? आकाश, तो क्षिति क्या है फिर? पृथ्वी है, मिट्टी, पृथ्वी। और समीरा, रेडी, रेडी नहीं, समीरा मतलब वायु, समीर, समीर से बन गया वायु। तो कुल मिला के मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, कुल मिला के हम सब ये हैं। दुनिया में कुछ भी चीज हो, उसे फूंक दो। अग्नि ने उसको फूंका, थोड़ा सा वो आसमान में चली गई, थोड़ी राख बन के मिट्टी हो जाएगी, और करते करते रिड्यूस करेंगे, इन पांच पे रिड्यूस हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये पांच भी कहां से आए, फिर वो ढूंढ ढांड के एक ढूंढ लेते हैं कि मूल भौतिक तत्व क्या है। समस्या कहां आती है? आप सारी की सारी भौतिक वस्तुओं को एक भौतिक तत्व में रिड्यूस कर सकते हैं कि एक मूल भौतिक पदार्थ है, उसी से सब कुछ बना है। लकड़ी, लोहा, मिट्टी, पानी, सब उससे बना है। आग उससे बनी, आप कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पश्चिम में सबसे पहले दार्शनिक बोला मूल सत्ता ह्यूल है, ह्यूल मतलब पानी, सब कुछ पानी से बना है।
ठीक है, गप गपोड़ी लोग हैं दार्शनिक लोग, तो कुछ भी गप मार सकते हैं, जैसा मन करता मार देते हैं गप। लेकिन आप कितनी भी कोशिश करके भौतिक वस्तुओं और चेतन वस्तुओं को एक सोर्स से पैदा नहीं कर सकते। जैसे कोई आपसे कहे कि लकड़ी जिस सोर्स से पैदा हुई और विचार या भावनाएं जिस सोर्स से पैदा हुई, क्या उनको एक मान सकते हैं? उनको नहीं मान पाएंगे, मामला फंस जाएगा। और जब आपको लगता है कि नहीं भाई, सारी चेतन चीजों को एक वर्ग में कर लीजिए, सारी भौतिक को दूसरे वर्ग में कर लीजिए, तो कम से कम दो तो माननी पड़ेंगी। सारी चेतन चीजें एक तरफ, उन्हें आत्मा कह दो, कुछ भी कह दो। सारी भौतिक वस्तुएं एक तरफ, उनको जड़ पदार्थ या पदार्थ कह दो, काम चला लो। और कुछ ऐसे दार्शनिक उनको लगता है कि ना, दो नहीं मानेंगे, अंत में तो एक ही मानेंगे, निरपेक्ष मानेंगे, एक ही है अंतिम सत्ता। और जब कोई व्यक्ति ठान ले कि अंत में एक ही सत्ता माननी है, अब देखिए समझिए, जो सबसे गोलू दार्शनिक हैं वो ये वाले हैं। बहुत सारी सत्ताएं हैं, ये भी सत्ता है, वो भी सत्ता है, मेंढक की भी सत्ता है, मक्खी की भी सत्ता है, चूहे की भी सत्ता है, लकड़ी की भी सत्ता है, लड़की की भी सत्ता है, सबकी सत्ताएं अलग अलग है, कोई टेंशन ही नहीं है। और इसका मतलब जितने प्रकार की सत्ताएं हमारे अनुभव में आती हैं, उन सब की वास्तविक सत्ता है। ये वाला विचार थोड़ा सा गोलू किस्म का विचार है। इसमें मतलब दर्शक ने बहुत दिमाग खर्च किया हो, ऐसा नहीं किया, मोटी सी बात को मान लिया, ये खतरा आता है। कुछ कहते हैं ना, हम तो और सोचेंगे, सोचते सोचते तो बोलते हैं दो चीजें हैं। और जो व्यक्ति आपसे कहे दो चीजें हैं और दो का नाम रखे जड़ और चेतन, आप समझ जाइए कि वो कौन है, द्वैतवादी है। कि अंतिम सत्ताएं दो हैं, एक जड़ और एक चेतन। तो जैसे भारतीय दर्शन में केवल दो दार्शनिक हैं द्वैतवादी, जिनमें से एक का नाम आपको ध्यान होगा सांख्य दर्शन, मध्य तो है ही दूसरा, सांख्य का नाम सुना आपने? सांख्य दर्शन द्वैतवादी है। वो कहता है कि दो चीजों से मिलकर सृष्टि बनी है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष यानी चेतना, प्रकृति यानी जड़। तो अगर सांख्य दर्शन की भाषा में कहूं तो जड़ का मतलब है प्रकृति और चेतन का मतलब है पुरुष। भारतीय दर्शन में द्वैतवाद बहुत चलता नहीं है, इससे रेयर एग्जांपल सांख्य दर्शन है, इसलिए मैंने उसका जिक्र आपको बता दिया, वरना बहुत महत्व है नहीं। भारत के लोग कहते हैं कि ना भाई ना, जैसे पश्चिम में भी हीगल जैसे लोग हैं, स्पिनोजा हैं, सब कहते हैं कि ना, अंत में तो एक ही होना चाहिए, बस एक होना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक विचार एक्सटेंड कर रहा हूं ताकि इसके बाद वाला विचार गांधी वाला भी समझ में आ जाए आपको, इसे बैकग्राउंड बन जाएगी। ये कहते हैं अंतिम सत्ता एक है बस। अब जैसे ही कोई कहेगा कि अंतिम सत्ता एक है, उसके सामने सबसे बड़ा संकट क्या आने वाला है? अब अंतिम सत्ता क्या होगी, या तो जड़ होगी या चेतन होगी। अगर आपने कार्ल मार्क्स की तरह या चारवाक की तरह मान लिया कि अंतिम सत्ता जड़ है, ये दोनों मानते हैं जड़ सत्ता है, अंतिम भौतिक है, भौतिकवादी कहलाते हैं, मेटेरियलिस्ट कहलाते हैं लोग। अगर आपने मान लिया कि अंतिम सत्ता भौतिक है, जड़ पदार्थ है, तो आपको समझाना पड़ेगा कि जड़ पदार्थ से चेतना या विचार, भावनाएं कैसे पैदा होती हैं। ये समझाना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। आप लोगों को रुचि आ रही है सब समझने में? अच्छा, कितने लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रहा है, हाथ खड़ा करें। थोड़ा मुश्किल है तो दर्शन है ना। और कितने लोगों को आनंद आ रहा है? अरे क्या बात है, अरे क्या बात है। आप लोग सच्चे मुमुक्षु हैं जो गलती से सिविल से मुक्षु बन गए हैं। आपको तो मोक्ष पथ गामी होना चाहिए। चलिए देखो, जब आपको बात समझ में आ रही है और आपको अच्छा लग रहा है, चेहरे पर थोड़ा सा भाव ऐसा लाया कीजिए जिससे ठीक तरीके से काम चल रहा है ना। ये बड़ा जरूरी होता है। फीडबैक एक तो होता है फॉर्मल फीडबैक, एक इनफॉर्मल फीडबैक हर क्षण चलता रहता है। और आप जितनी रुचि लेंगे उतना ही फिर मैं डेप्थ पे जा पाऊंगा, वरना फिर मैं बीच में शॉर्टकट लेके निकल जाऊंगा। आप तो समझ भी नहीं पाएंगे शॉर्टकट कहाँ हो गया, आप तो वो भी नहीं समझ पाएंगे अभी, क्योंकि आपका विषय नहीं है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलो वापस आ जाओ, ठीक है। कुछ दार्शनिक मानना चाहते हैं कि अंतिम सत्ता एक है। अगर एक सत्ता मानेंगे तो या तो मानेंगे भौतिक है या मानेंगे चेतन है। अगर मान लिया कि अंतिम सत्ता भौतिक है, तो उनके सामने चैलेंज ये साबित करने का होगा कि भौतिक वस्तु से विचार कैसे बने, भावनाएं कैसे बने। और ये आसान नहीं होगा। वैसे मैंने आपसे एक बार कहा था कि कंप्यूटर के विकास के बाद ये साबित करना तुलनात्मक रूप से आसान है, क्योंकि कंप्यूटर का सीपीयू केवल भौतिक वस्तुओं से बना है और वो चिंतन करने के मामले में, मेमोरी के मामले में मनुष्य से बेहतर है। कंप्यूटर में केवल दो चीजों की कमी है, एक इमोशंस और एक क्रिएटिविटी। और जो डेवलपमेंट का फेज चल रहा है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 10 साल है, जब कंप्यूटर्स इमोशनल बीइंग्स हो जाएंगे और क्रिएटिव बीइंग्स भी हो जाएंगे। जिस दिन उनका माइक्रो प्रोसेसिंग का तरीका ह्यूमन सिस्टम से मैच कर गया। अभी क्या है कि कंप्यूटर एल्गोरिदम में सोचता है और हम एल्गोरिदम के साथ साथ नॉन एल्गोरिदमिक चिंतन भी कर लेते हैं, रैंडम चिंतन भी कर लेते हैं।
और रैंडमनेस जितनी ज्यादा होती है क्रिएटिविटी उतनी ज्यादा होती है। मैंने आपसे कहा था कि जो बने बनाए पाथ से अलग सोच लेगा वो क्रिएटिव हो जाएगा, जो पाथ पर सोचेगा वो क्रिएटिव नहीं हो पाएगा। कंप्यूटर पाथ पे सोचता है, इसलिए क्रिएटिविटी उसमें नहीं आती है। और जिस दिन न्यूरो चिप बन गई है, जिसको बायो चिप भी कहते हैं कुछ लोग, ह्यूमन न्यूरो सिस्टम, न्यूरॉन्स सिस्टम है, उस सिस्टम को कॉपी करके चिप बन रही है, प्रोसेसर्स बन रहे हैं। और जिस दिन न्यूरो प्रोसेसर्स अस्तित्व में आ गए ठीक तरीके से और कंप्यूटर उन पर बेस्ड हो गया, उस दिन आप आएंगे कंप्यूटर हमसे बेहतर इमोशनल बातें करना शुरू कर देगा, हमसे बेहतर क्रिएटिव बात करना शुरू कर देगा, कविताएं हमसे बेहतर लिखेगा उसके बाद। और उसके बाद हमारा आखिरी दावा कि हम चिंतन में कंप्यूटर से बेहतर हैं खत्म हो जाएगा। अभी तक तो है, 10 साल आखिरी हमारे पास है, इन 10 साल में आप मौज कर लीजिए खूब, उसके बाद मशीनें हमसे बेहतर होने वाली हैं। बुरा लग रहा होगा लेकिन इसमें कुछ चारा है नहीं, डेवलपमेंट का फेज वही है। उसी को एआई कह देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसी हो गई, उस दिन तो यही होगा ना, इसके अलावा क्या होगा। तो ये साबित करना फिर भी संभव है कि भौतिक से चेतना का विकास हो जाता है, कंप्यूटर एग्जाम्पल है। और जो दूसरे किस्म के विचारक है, जैसे महात्मा गांधी आएंगे, आज उनको पढ़ेंगे, मैं फिर ये बात आपको याद दिलाऊंगा, वो कहे कि ना अंतिम सत्ता एक है किंतु वो चेतन सत्ता है। और जब भी कोई कहे कि अंतिम सत्ता एक है और चेतन सत्ता है, इसका मोटा मतलब ईश्वर की बात कर रहा है वो। इसलिए ईश्वर को भौतिक नहीं मानता कोई, ईश्वर को चेतन मानते हैं। जैसे आत्मा चेतन है वैसे ईश्वर चेतन है, क्योंकि भौतिक होते ही जरा मरण की समस्या आएगी, बूढ़ा होगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, पुराना पड़ जाएगा। चेतन में ये समस्याएं नहीं होती हैं, इसलिए दुनिया भर के लोग ईश्वर को भौतिक नहीं चेतन मानते हैं। और चेतन मानते ही समस्या क्या है कि चेतन से भौतिक जगत कैसे बनेगा, विचार से मिट्टी कैसे बनेगी, विचार से लोहा कैसे बनेगा, तब ये समस्या आ जाएगी। पूरी बात का लब्बलुआब ये है कि मेटाफिजिक्स की पहली समस्या है कि दुनिया में वास्तविक सत्ताएं कितनी हैं। सबसे गोलू किस्म के लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारी, जड़ भी हैं, चेतन भी हैं, हर तरह की हैं। कुछ कहते हैं कि दो हैं, जड़ और चेतन, इनके जोड़ से प्राणी बनते हैं। हमारा शरीर जड़ पदार्थ है और हमारी आत्मा चेतन वस्तु है। जड़ और चेतन जब जुड़े रहते हैं तो जीवन रहता है, जब चेतन चीज निकल जाती है, जड़ रह जाता है शरीर, तो मनुष्य शव हो जाता है, मृत्यु के बाद तो शव रह गया है। और कुछ कहते हैं कि ना, एक ही है, जड़ ही चेतना को पैदा करता है या चेतना ही जड़ को पैदा करती है, इनमें से एक बात माननी पड़ती है। कुछ और भी मानते हैं, उस सब हम जाएंगे नहीं। तो आप मान के चलें कि जो एकवाद है, एकवाद के दो रूप दिमाग में रखिए। एक रूप का नाम है जड़वाद या भौतिकवाद। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द क्या है, मेटीरियलिज्म। तो मेटाफिजिक्स में जो लोग मानते हैं कि अंतिम सत्ता केवल एक है, वो लोग दो प्रकार के हैं, तीन प्रकार के, पर हम दो को लेकर चल रहे हैं। उनमें से पहला है जड़वाद या भौतिकवाद या मेटीरियलिज्म। और जो कहते हैं कि नहीं अंतिम सत्ता चेतन है, उनको बोलते हैं, उनके विचार को प्रत्ययवाद या अध्यात्मवाद। कहीं कहीं इसी को आदर्शवाद भी कह देते हैं। प्रत्ययवाद, अध्यात्मवाद, आदर्शवाद, इन सबका मेटाफिजिक्स में एक ही मतलब होता है। इसे आप अंग्रेजी में आइडियलिज्म या स्पिरिचुअलिज्म कह सकते हैं। इन दोनों का भी एक ही मतलब होता है, आइडियलिज्म या स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है, इनमें बहुत हल्का सा अंतर है, पर उस अंतर पर जाने की हमें जरूरत अभी यहाँ पर नहीं है। आइडियलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म एक बात है। अब हमें समझना है अभी फिलहाल, इसको मैं रोक देंगे, ये एक बेसिक बात समझाई थी कंसेप्ट समझाने के लिए। इसका इस्तेमाल हम गांधी जी को पढ़ते हुए, कार्ल मार्क्स को पढ़ते हुए, तुलनाएं करते हुए लेके आएंगे, तब ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी के लिए ये बैकग्राउंड समाप्त हुई। हमें समझना है कि अनेकांतवाद का इससे क्या रिलेशन बनता है। क्या चाह रहे हो बताओ ना, खुल के बोलो। वो ईश्वर के अवतार हैं, ईश्वर नहीं है। राम कृष्ण ईश्वर नहीं, वो ईश्वर के अवतार हैं। आम आदमी तो होता है एक नंबर का भोंदू। अगर आप उसके विचारों से दर्शन निकालेंगे फिर तो हो गया दर्शन। महावीर कह के मर गए, भगवान नहीं होता है। लोगों ने क्या बोला, भगवान महावीर। बुद्ध ने कहा भगवान नहीं होता है, भगवान बुद्ध। बुद्ध ने कहा मूर्ति पूजा पाप है। दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की हैं इस समय, क्योंकि आम आदमी के हाथ में पड़ गए थे। तो आम आदमी क्या बोलता है उसको छोड़ो, दर्शन की क्लास में आम आदमी बीच में नहीं आता है ना। दर्शन में दार्शनिकों ने क्या विचार दिया, उस विचार का समाज में जाके क्या हाल हुआ अलग बात है। आप तैयार होकर निकले, मेट्रो में घुस गए, जो मेट्रो में घुसा था और जो निकला है तात्विक रूप से एक ही व्यक्ति है, हुलिया अलग अलग हो जाता है ना। भीड़ इतनी ज्यादा है,
पिचक गया बेचारा, चेहरा खराब हो गया, बाल ऐसे ऐसे हो गए हैं, गया था कोई और निकला कोई और है, लेकिन तत्वतः एक ही व्यक्ति है। ठीक वैसे दर्शन का विचार जनता के हाथ पड़ गया। इसके लिए एक बहुत अच्छी दार्शनिक ने एक बात कही है। उसने कहा हिंदू समाज को भोंदू और मुस्लिम समाज को भोंदू दोनों एक जैसे हैं। ना हिंदू भोंदू को राम का मतलब पता है, ना मुसलमान भोंदू को रहीम का मतलब पता है। इससे दोनों भोंदू को मोटी बात समझ में आती है कि भगवान, तो भगवान के आगे मत पूछो, बस यहीं तक। तो भाई आम आदमी क्या सोचता है वो तरह दर्शन में नहीं चलता है। दर्शन होता है प्रकांड लोगों के लिए, जैसे आप हैं। आम आदमी को बीच में मत लाओ। इसलिए दर्शन अपने में एलिटिस्ट विषय है, अभिजातवादी विषय है। वापस आइए अनेकांतवाद पे। अनेकांतवाद को समझने के लिए सब बताया। चलिए अब देखिए अनेकांतवाद क्या है, जिसको आप एनवायरमेंट और इकोलॉजी में पढ़ते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार कहां से आया दुनिया में, उसका एक रास्ता अनेकांतवाद है। ये महत्व है इस विचार का। इसलिए मेटाफिजिकल थॉट होने के बावजूद ये परीक्षा में आ सकता है। अनेकांतवाद का मतलब क्या है देखिए। अनेकांतवाद एक तत्वमीमांसी विचार है जो मानता है, दो बातें मानता है। पहली बात मानता है कि वस्तुएं अनेक हैं। यहां वस्तु का मतलब सत्ता। जैसे ही मैंने कहा वस्तुएं अनेक हैं, ये कौन सा विचार हो गया? एकवाद, द्वैतवाद या अनेकवाद? अनेकवाद, बहुलवाद, है ना, प्लूरलिज्म। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में प्लूरलिज्म का विचार कायदे से पहली बार जैन दर्शन लेकर आया है। जैन बौद्ध बराबर है, तो हीनयानी बौद्ध भी प्लूरलिस्ट हैं, महायानी बौद्ध आइडियलिस्ट हो गए हैं, प्रत्ययवादी हो गए हैं। हीनयानी बौद्ध लगभग वही बात करते हैं जैसी बात जैन भी करते हैं, इसलिए दोनों परमाणुवादी भी हैं। तो जो परमाणुवादी होगा, न्यूटन जैसा व्यक्ति, वो क्या बोलेगा? दुनिया असंख्य परमाणुओं से बनी है। अगर परमाणु असंख्य हैं तो दुनिया की अंतिम सत्ता एक है या बहुत सारी है? बहुत सारी है। इसलिए जैन दर्शन की बहुत रोचक बात है, जैन दर्शन परमाणुवादी है, मानता है कि दुनिया परमाणुओं से बनी है। न्याय दर्शन परमाणुवादी है, हीन यानी बौद्ध परमाणुवादी है। इन सबका मानना है कि दुनिया परमाणुओं से बनी है। और ये बात वो न्यूटन के कहने से कई हजार साल पहले कह रहे थे। और लगभग उसी समय ग्रीस में डेमोक्रिटस नाम का एक विचारक हुआ, ल्यूसिपस हुआ, दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट के हैं। वो भी कह रहे थे कि दुनिया परमाणुओं से बनी है। साबित हुआ 17वीं सेंचुरी के आसपास जाकर, लेकिन उससे कम से कम 2-3 हजार साल पहले भारत में और करीब 2000 साल पहले पश्चिम में ये बात आ चुकी थी कि दुनिया परमाणुओं से बनी है। जैन भी ऐसी बात कह रहे थे। तो वस्तुएं अनेक हैं, बहुलवाद। और फिर वो कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म हैं। प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म हैं। अनंत धर्मकम वस्तु। प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है। अब जो अनंत धर्म है उसमें हमें बहुत विस्तार में नहीं जाना, हम उसमें से केवल एक क्लासिफिकेशन समझेंगे। इनकी क्लासिफिकेशन ज्यादा है, हम एक को समझेंगे सिर्फ। उससे आप समझिए कि कैसे दुनिया को जोड़ते हैं आपस में। और वो कह रहे हैं कि जब वस्तुओं के धर्मों की बात करेंगे तो उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के धर्म हैं। एक को बोलते हैं स्वपर्याय और एक को बोलते हैं परपर्याय। देखिए जो आप इस दर्शन विषय के विद्यार्थी हैं ना, उनको कहीं कहीं ऐसा लग सकता है कि हम कुछ चीज छोड़ रहे हैं, क्योंकि एथिक्स में उतना विस्तार में नहीं जाना है। जितना बताने की जरूरत है उतना ही चलेंगे, ठीक है। अब दर्शन में लिखते हुए बाकी क्लासिफिकेशन भी दे दीजिएगा, यहां पर इतना काफी है। तो प्रत्येक वस्तु बहुत सारी हैं और हर वस्तु में विभिन्न धर्म हैं। कौन कौन से धर्म हैं? तो आप बताइए। दो प्रकार के धर्म माने गए हैं, स्वपर्याय और परपर्याय। ये क्या है? इतना मौलिक विचार दिया महावीर ने, कमाल कर दिया। जैसे अगर मैं इस डस्टर की बात करूं, इस डस्टर में जितनी चीजें हैं वो इसके स्वपर्याय हैं। सिंपल से। तो वस्तु में विद्यमान विशेषताएं, वस्तु की विशेषताएं जो उसमें विद्यमान है, ठीक है। इस डस्टर की वो विशेषताएं जो इस डस्टर में विद्यमान है, वो डस्टर के स्वपर्याय हैं, ठीक है। जैसे डस्टर की लंबाई एक खास है, मजबूती है, इसका एक रंग है, इसका एक गुण है कि ये पहुंच सकता है, साफ कर सकता है, ये सब इसके स्वपर्याय हैं। लेकिन इस पर जाने से पहले ना एक शब्द पे गौर कीजिए। एक शब्द है एनवायरमेंट। अगर ये शब्द काफी था तो फिर इकोलॉजी शब्द की जरूरत क्यों पड़ी होगी? एनवायरमेंट और इकोलॉजी ये दोनों शब्द क्यों समानार्थक नहीं है? इसमें बड़ा गहरा अंतर है।
एनवायरमेंट का मतलब ये होता है, ये वो सारी चीजें जिन्होंने मुझे घेर रखा है, मेरा एनवायरमेंट है। ऑल द सराउंडिंग्स, वो सराउंडिंग्स चाहे भौतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, कोई भी सराउंडिंग हो। पर्यावरण केवल भौतिक थोड़ा ना होता है, वैचारिक भी तो होता है, सांस्कृतिक भी तो होता है। जब भी आप बोलेंगे पर्यावरण, पर्यावरण कहते हैं आप किसी ना किसी को केंद्र में रखेंगे, उसका पर्यावरण। और इसलिए कहते हैं कि जब तक व्यक्ति पर्यावरण के बारे में सोचता रहा, वो खुद को केंद्र में रखता ही रहा। और मनुष्यों की एक बड़ी गलतफहमी ये भी है कि मनुष्य खुद को प्रकृति का हिस्सा नहीं, प्रकृति का मालिक मानते हैं। और जब तक आप बोलेंगे पर्यावरण, इसका मतलब केंद्र में मैं हूं, मेरे आसपास पेड़ पौधे, नदी, हवा, ये सब मेरा पर्यावरण है, माई बाप तो मैं ही। और जब बोलते हैं इकोलॉजी, इकोलॉजी ऐसे नहीं होता है। इकोलॉजी में चीजें आपस में मिक्स होती रहती हैं, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, और कुल मिलाकर सिस्टम बनेगा जिसमें हर चीज के साथ किसी न किसी रूप में कनेक्टेड होगी, कोई सेंटर में नहीं होगा। सेंटर से मनुष्य का निकल जाना एनवायरनमेंट को इकोलॉजी बनाता है। इसलिए इकोलॉजी बात करती है इकोसिस्टम की। वो कहती है ये ठीक बात है कि इकोसिस्टम में कुछ प्रजाति महत्वपूर्ण होती है, कीस्टोन हो सकती है, वो ठीक है। लेकिन दरअसल किसी भी इकोसिस्टम में एक पूरी चेन काम करती है, और हर प्रजाति उस चेन का हिस्सा मात्र है, वो पूरी चेन की मालिक नहीं होती है। और इसलिए जैसे आप इकोसिस्टम की बात करते हैं, आप समझ जाते हैं कि हर चीज से संबंधित है। इकोलॉजिकल फिलॉसफी या इकोलॉजिकल थॉट का बेसिक कंसेप्ट ये है कि दुनिया की जो चीजें परस्पर असंबद्ध दिखती हैं, गहराई में देखेंगे तो वो भी परस्पर निर्भर हैं, परस्पर संबद्ध हैं। और इसलिए किसी इलाके में मच्छर ज्यादा क्यों होते हैं, जब वैज्ञानिक देखते हैं तो वैज्ञानिक उसकी वजह समझ जाता है कि यहाँ मच्छर क्यों ज्यादा है, और वो किसी ना किसी इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होते हैं जो हम नहीं समझ पा रहे होते। और इकोलॉजी भी तो सच है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जैन दर्शन ने इकोलॉजिकल फिलॉसफी को सबसे पहली बार दुनिया के सामने पेश किया था, जो पश्चिम के लोग मानते हैं कि 1973 के आसपास पहली बार दुनिया में आई थी। और उसे कम से कम 2500 साल पहले जैन दर्शन ले आया था। कैसे लाया था आप समझिए इस बात को। स्वपर्याय का मतलब है वस्तु की वो विशेषताएं जो वस्तु के भीतर मौजूद हैं, और पर पर्याय का मतलब है उस वस्तु से भिन्न दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं की सारी विशेषताएं। इसका मतलब डस्टर में जो विशेषताएं हैं वो डस्टर के स्वपर्याय हैं, किंतु इस डस्टर के पर पर्याय क्या है? इस डस्टर को छोड़कर दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब वस्तुओं के जो स्वपर्याय होंगे, उनकी अपनी विशेषताएं होंगी, वो इसके पर पर्याय हैं। अन्य सभी वस्तुओं की सभी विशेषताएं, अन्य सभी वस्तुओं की सभी विशेषताएं। और अब देखिए जैन दार्शनिक इतनी गहरी बात कह रहे हैं कि किसी वस्तु को पूर्णता में जानने के लिए स्व पर्याय के साथ उसके पर पर्यायों का भी पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इसका भावार्थ क्या हुआ? आप किसी एक वस्तु को एक्सक्लूसिव तरीके से जान सकते हैं, या सभी वस्तुओं को जानकर ही उसे समझ सकते हैं? सबको जानकर समझ सकते हैं। और इसलिए वो कहते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है जैनों का, जो एक वस्तु को जान लेता है वो ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं को जान लेता है। एक वस्तु को ठीक से जान लेने में निहित है कि हमने ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं को ठीक से जान लिया है। और ये ज्ञान केवल वही प्राप्त कर सकता है जो केवली है। यही केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान की बहुत विशेषताएं में से एक विशेषता ये भी होती है कि ये वही कर पाएगा जो केवली के स्तर पे होगा। और केवल ज्ञान प्राप्त व्यक्ति दुनिया की हर वस्तु का सही स्वरूप समझ पाता है। सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? मुश्किल लग रहा है? देखो वंस मोर, ठीक है। जैन दार्शनिक कह रहे हैं पहली बात, दुनिया में वस्तुएं अनेक हैं, बहुलवाद, और प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है। धर्म का मतलब विशेषताएं, धर्म मतलब विशेषताएं। फिर जब कह रहे हैं कि वस्तुओं में कौन कौन से धर्म हैं, तो उसकी व्याख्या करते हुए कई वर्गीकरण करते हैं। उनमें से एक बड़ा खास करते हैं कि हर वस्तु को, उसकी विशेषताओं को दो हिस्सों में बांट लीजिए, स्वपर्याय और परपर्याय। दोनों को जानेंगे तो वस्तु को जान पाएंगे। स्वपर्याय का मतलब है जिस वस्तु को जानना चाहते हैं उस वस्तु के भीतर कौन सी विशेषताएं विद्यमान है।
और पर पर्याय का मतलब है पूरे ब्रह्मांड में उस वस्तु को छोड़कर बाकी जितनी वस्तु ब्रह्मांड में है उन सब में कौन कौन सी विशेषताएं मौजूद हैं। जब तक उन सब वस्तुओं को नहीं जानेंगे तब तक इस वस्तु को ठीक से नहीं जान पाएंगे। और इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया की हर वस्तु हर अन्य वस्तु के साथ बड़ी गहराई से संबंधित है। और इसलिए जैन दर्शन कहता है जो एक वस्तु को जान लेता है वो सभी वस्तुओं को जान लेता है, केवल एक वस्तु को जानना काफी है। बात समझ में आ रही? अब अगर मैं ये कहूं कि इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल फिलोसफी जो होती है उसका बेस हमें जैन दर्शन से मिल गया था, तो ये बात समझना आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बोलो। आप लोग तो एकदम तबाह करके रख दिया है। इकोलॉजिकल फिलोसफी एक शब्द है, पारिस्थितिकी दर्शन। ये दर्शन की वो शाखा है जो कहती है कि सच्चा दर्शन वो है जो सब चीजों को साथ में लेके चलेगा। जो आप पढ़ते हैं ना कॉन्टिन्यूम की अप्रोच, वो अप्रोच यहीं से निकलती है बेसिकली। और इस दर्शन की शुरुआत जिस व्यक्ति ने की उसका नाम है आर्ने नेस। स्पेलिंग भाई चेक कर रहे ना, मेरे ख्याल तो यही होगी, ARNENAESS, आर्ने नेस। आर्ने नेस नॉर्वे का एक विचारक था, आप इसका जिक्र जरूर कीजिएगा। और इसने 1970s में 1973 में एग्जैक्टली कहें एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था डीप इकोलॉजी मूवमेंट। डीप इकोलॉजी आपके नोट्स में लेख में इसका जिक्र है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसका महत्व क्या है। गहन पारिस्थितिकी आंदोलन या डीप इकोलॉजी मूवमेंट। इसने जो बात कही ना, बड़ी शानदार बात कही। इसने कहा कि दुनिया के सारे प्राकृतिक संकट की जड़ न औद्योगिकरण में है न किसी और चीज में है। जो संकट की जड़ है वो दर्शन में है। और तब इसने बताया कि दर्शन में जड़ इसलिए है, और विशेष रूप से इसने दो व्यक्तियों को जिम्मेदार बनाया इसका। उनमें से एक का नाम है अरस्तु, और दूसरा व्यक्ति शायद उसका नाम आपको ध्यान है, डेकार्ट। ध्यान है? डेकार्ट प्लस न्यूटन कह लीजिए, इसे न्यूटन का भी जिक्र किया। डेकार्ट और न्यूटन दोनों 17वीं सेंचुरी के लोग हैं, और अरस्तु तो पता है आपको BC वाला व्यक्ति है, ईसा पूर्व 3री-4री शताब्दी का आदमी। आर्नेनेस ने कहा कि इन दोनों का दर्शन पूरी वेस्टर्न फिलोसफी का बेस बना। और इन दोनों के दर्शन की मूल समस्या क्या है? इन्होंने दुनिया को परस्पर संबंधित रूप में देखने के बजाय परस्पर भिन्न रूप में देखा। आप समझ रहे हैं? दो तरीके होते हैं, एक होता है विश्लेषणात्मक चिंतन, एक होता है संश्लेषणात्मक चिंतन। विश्लेषणात्मक चिंतन है जो चीजों को अलग करके देखता है, ये इससे अलग, ये इससे अलग, ये इससे अलग, ये इससे अलग, और सेपरेट करते 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 अंत में एक पॉइंट को पकड़ के उस पर रिसर्च कर लेता है। जैसे मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में आप पाएंगे सुपर स्पेशलाइजेशन आजकल होते हैं कि कोई व्यक्ति केवल आंख का विशेषज्ञ है, और आंख में भी फिर उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन है। एक व्यक्ति केवल कॉर्निया का ही विशेषज्ञ हो गया है, उसे कॉर्निया ठीक से आता है, और हल्का हल्का ये पता है कि बाकी शरीर का संबंध कॉर्निया से क्या बनेगा। लेकिन आज भी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा उन लोगों की होती है जो एक विषय के सुपर स्पेशलिस्ट होने के बाद भी कम से कम बाकी सबके साथ लिंक समझते हो ठीक से। और जो लिंक नहीं समझता, अब शुगर का लेवल बढ़ने से आंख की ज्योति खत्म हो जाएगी, ये वही समझ पाएगा जो शुगर के लेवल और आंख के संबंध को देखने की ताकत रखता होगा। जो आंख को आंख समझ के पढ़ेगा और शुगर को शुगर समझ के पढ़ेगा, वो इनके बीच का लिंक कैसे देखेगा? अरस्तु ने क्या किया, डेकार्ट ने क्या किया, न्यूटन ने क्या किया? इन्होंने दुनिया को समझने के लिए विश्लेषणात्मक नजरिया दिया, चीजों को बांट के देखा, भिन्नताओं को देखा। एक शब्द में कहेंगे जगत की वस्तुओं में भिन्नताओं को देखा। ये नहीं देख पाए कि इन सारी चीजों के मूल में एक सिस्टम काम करता है। उस सिस्टम पर बल देने के बजाय सिस्टम के अंगों की भिन्नताओं पर बल दिया। इस माइंडसेट से जब पश्चिम का विकास हुआ तो पश्चिम के लोग भिन्नताओं पर ही बल देते रहे। उन्हें पुरुष नारी में पुरुष अच्छा लगने लगा, ईसाई मुसलमान में ईसाई अच्छे लगने लगे, अपना राष्ट्र अपनी भाषा अच्छी लगने लगी, मनुष्य प्रकृति से अच्छा लगने लगा। और करते करते सारे युद्ध, सारा प्रकृति के साथ युद्ध, कंज्यूमरिज्म, ये सब इसलिए पैदा हुआ क्योंकि दूसरे पक्ष को हमने अपने से लिंक करके देखा ही नहीं। और फिर वो कहता है कि आज जो समय आया है डीप इकोलॉजी मूवमेंट का, वो ये है, इस आंदोलन की अकेली डिमांड ये है कि दर्शन में ये समझें कि दुनिया की हर चीज आपस में कैसे वेल कनेक्टेड है, भिन्न नहीं है, जुड़ी हुई है।
ये संश्लेषणात्मक नजरिया होता है, जब आप चीजों को जोड़ के देखते हैं, ना कि बांट के देखते हैं। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जैन दर्शन ने बहुत पहले और महात्मा गांधी ने बाद में, आर्यनेस का नाम इसलिए भी याद रखना जरूरी है कि आर्यनेस ने खूब पढ़ने लिखने के बाद अंत में ये मान लिया कि अगर प्रकृति को बचाया जा सकता है तो एक ही व्यक्ति का दर्शन है जिससे वो पढ़ के बचाया जा सकता है, और वो व्यक्ति है महात्मा गांधी। और इस आदमी ने महात्मा गांधी को लेकर पूरी किताब लिखी बाद में, गांधी एंड द न्यूक्लियर एज नाम से किताब लिखी, और ये बताया कि आज की दुनिया के पास दो ही रास्ते हैं, या तो गांधी के रास्ते पर चल पड़ो या बर्बाद होने को तैयार हो जाओ। यही व्यक्ति किताब लिखे गया है महात्मा गांधी के बारे में। अब मैं 3-4 वाक्य बोलता हूँ, बताइए सारा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैन दर्शन की तत्व मीमांसा का विचार कहलाता है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद एक अनेकवादी या बहुलवादी या प्लुरलिस्टिक विचार है, जिसका मानना है कि जगत में बहुत सारी वस्तुओं की सत्ता है। वो कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं, धर्म है। लेकिन किसी वस्तु को ठीक से जानना हो तो उसके स्वपर्याय और परपर्याय दोनों जानने होंगे। स्वपर्याय का मतलब है उस वस्तु में कौन सी विशेषताएं विद्यमान है, और परपर्याय का मतलब है उस वस्तु को छोड़कर दुनिया की बाकी सारी वस्तुओं में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसका मतलब दुनिया की किसी भी वस्तु को आइसोलेशन में नहीं जान सकते हैं, किसी एक वस्तु को जानने के लिए सब वस्तुओं से उसका कनेक्शन समझना होगा। और जैसे ही आप सब वस्तुओं को आपस में जोड़ के देखना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारा सिस्टम ऑफ थिंकिंग है, सोचने का तरीका बन जाता है, वो कैसा हो जाता है, इकोलॉजिकल हो जाता है। हम पूरे ब्रह्मांड को, इकोसिस्टम को जोड़ के देखते हैं। और आज के समय में ये माना जाता है कि यदि ये चिंतन पद्धति होती तो प्रकृति का वो संकट पैदा न होता, जो संकट पश्चिम में अरस्तु और डेकार्ट और न्यूटन की अप्रोच को पढ़कर चीजों को भिन्न भिन्न मानने के प्रभाव में पैदा हुआ है। ये अनेकांतवाद का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है।